हेलो दोस्तों, आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं इम्प्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल एपीआई। फार्मास्यूटिकल एपीआई इंडस्ट्री में क्या क्या होते हैं, हम इसके बारे में समझेंगे। इनकी लिमिटेशन क्या होती हैं, रेगुलेटरी की गाइडलाइंस क्या होती हैं, कितने टाइप्स की इम्प्योरिटी होती हैं, इनको कैसे कंट्रोल करना होता है, क्यों कंट्रोल करना होता है। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप लास्ट तक इस एपिसोड को जरूर देखिएगा। सबसे पहले इम्प्योरिटी होती क्या है। तो अगर हम इम्प्योरिटी की बात करें तो जो हम एपीआई को हम बनाते हैं, जो एपीआई बनाते हैं उसके अलावा जितने भी अनवांटेड हमारे ड्रग एक्शन शो करने वाले जो मेन हमारे डिजायर कंपाउंड, उसके अलावा जितने भी सारे कंपाउंड्स होते हैं वे सब इम्प्योरिटी में आते हैं। ये क्या क्या हो सकते हैं, ये बाई प्रोडक्ट हो सकते हैं, ये साइड रिएक्शन के प्रोडक्ट हो सकते हैं, साइड रिएक्शन के प्रोडक्ट हो सकते हैं। ये हमारा जो सॉल्वेंट यूज हुआ है वो रेजिडुअल सॉल्वेंट हो सकता है। इसके अलावा ये क्या हो सकते हैं, ये हमारे जो कैटलिस्ट रिएजेंट, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट रिएजेंट यूज हुए हैं, वो सारी चीजें हो सकती हैं। तो कई बार क्या होता है कि एक ड्रग के फार्माकोलॉजिकल इफिकेसी को, यानी कि ड्रग एक्शन को भी कम करने से लेकर उसको खत्म कर सकते हैं। इम्प्यूरिटी का इतना बड़ा रोल होता है। कई बार एक टॉक्सिक बिहेवियर शो करते हैं और जो बॉडी में जाने के बाद मेटाबॉलिज्म के बाद इतना टॉक्सिक होता है कि उससे मौत तक हो सकती है। अतः इम्प्यूरिटी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ढेर सारे इम्प्यूरिटी ऐसी होती हैं कि जो म्यूटाजेनिक की तरह बिहेव करते हैं। क्या होते हैं, म्यूटाजेनिक होते हैं, म्यूटाजेनिक की तरह बिहेव करते हैं। और कुछ म्यूटाजेनिक की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि जीन म्यूटेशन कर सकते हैं। कुछ कार्सियोजेनिक की तरह बिहेव करते हैं, कार्सियो कार्सियोजेनिक की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि कैंसर पैदा करने वाले होते हैं। तो जो म्यूटाजेनिक क्या होते हैं कि हमारे जीन में म्यूटेशन कर देते हैं, जिससे जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है वो गलत इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। जीन म्यूटेशन के बाद क्या होता है, ढेर सारी आनुवंशिक बीमारियां होने लगती हैं। कार्सिनोजेनिक मेटल्स क्या होते हैं, डीएनए को अफेक्ट करता है, और डीएनए को अफेक्ट करता है जिससे कैंसर जैसी बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। तो इम्प्यूरिटी का बहुत बड़ा और बहुत ही घातक रोल हो सकता है, अतः इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए दो रेगुलेटरी, आईसीएच, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन, और एफडीए, ए फूड रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है यूएस का, इन दोनों ने कुछ गाइडलाइंस बनाए हुए हैं, कुछ लिमिट्स बनाए हुए हैं कि कोई भी इम्प्योरिटी कितनी होनी चाहिए, कब 0.10 होना चाहिए, कब 0.15 होना चाहिए, किसके लिए क्या होना चाहिए। इन सारी चीजों को इन्होंने बनाया है, तो उसको हम आगे समझते हैं। अब इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग क्या होती है। इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग की अगर हम बात करें, तो इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग की बात करें तो सबसे पहले इम्प्योरिटी का आइडेंटिफिकेशन, यानी सबसे पहले उसकी पहचान करना, नोन है अननोन है कुछ भी, उसकी पहचान करना। फिर उसको आइसोलेट करना, आइसोलेशन करने के बाद उसका कैरेक्टराइजेशन करना, उसके क्या क्या, वो क्या है, ठीक है। उसके आईआर, एनएमआर, मास, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, कंट्रोलिंग, सारी चीजों को, इनको हम कंबाइनली क्या करते हैं, इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग कहते हैं। इम्प्यूरिटी प्रोफाइलिंग में लिमिट्स भी हम आईसीएच की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, इसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो आईसीएच ने तो यहाँ तक कि एक डॉक्यूमेंट में ऐसा भी कहा कि जब तक जेनोटॉक्सिक इफेक्ट उसका ना हो तब तक उसको 0.1 के नीचे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, 0.1 तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है नॉन इम्प्यूरिटी को, ऐसा इन्होंने बताया। अब हम समझेंगे कि इम्प्यूरिटी को सोर्स क्या क्या होते हैं। जो इम्प्यूरिटी के सोर्स होते हैं वो रॉ मटेरियल्स होते हैं, यानी जो रॉ मटेरियल्स हम यूज करने वाले हैं उसका आप स्पेसिफिकेशन या सीओए हमारे पास होता है, स्पेसिफिकेशन या सीओए हमारे पास होता है। उसमें लिखा होता है कि इसकी प्योरिटी कितनी है, दूसरे इम्प्योरिटी कितने हैं। लेकिन अगर इसका प्रॉपर पैकेजिंग ये सब ना हो तो डिकम्पोज होकर दूसरे उसमें इम्प्योरिटी हो सकती है, जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट के लिए, हमारे रिएक्शन के लिए, एपीआई के लिए वो इम्प्योरिटी की तरह काम करते हैं। दूसरा, जो रिएजेंट या कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, रिएजेंट या कैटलिस्ट यूज करते हैं, अगर वो प्रॉपर मतलब सही तरीके से हमारे आरओएस के अकॉर्डिंग अगर हम सही तरीके से नहीं ले पाते, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल है, तो भी इम्प्योरिटी जनरेट कर सकती है। सॉल्वेंट्स, कोई भी सॉल्वेंट्स, सारे सॉल्वेंट इम्प्योरिटी की तरह बिहेव करते हैं अगर उनको कंट्रोल ना किया जा सके, क्योंकि सॉल्वेंट का
रेजिडुअल सॉल्वेंट इनको बोलते हैं। कोई भी सॉल्वेंट होती है हमारे लिए, जो मेन फंक्शन होती है वो एपीआई का होता है, सॉल्वेंट का कोई हमारे बॉडी के लिए रोल नहीं होता है। अगर सॉल्वेंट हमारे प्रॉपर उसमें ड्राइंग नहीं किया गया है, प्रॉपर उसको हटाया नहीं गया है, तो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। अगर कोई रिएक्शन है प्रॉपर क्विंचिंग नहीं किया गया है तो साइड वो ओवर रिएक्शन हो सकते हैं, साथ साथ इम्प्यूरिटी की वजह से साइड रिएक्शन बनते हैं जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं। ये भी चूंकि साइड रिएक्शन या बाई प्रोडक्ट हमारे लिए डिजायर्ड नहीं होते हैं, अतः ये भी इम्प्यूरिटी की तरफ भी हेल्प करते हैं। प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन नहीं होने पर क्या होता है, जैसे कि अगर वो फोटो सेंसिटिव है तो उसको अच्छे से मतलब उसको पारदर्शी नहीं होना चाहिए, बढ़िया से उसको कवर होना चाहिए जिससे लाइट का एक्सपोजर ना हो, पैकेजिंग मटेरियल प्रॉपर ना हो। नहीं होने पर क्या होता है, डिकम्पोज होता है। ठीक है, स्टोरेज कंडीशन अगर 0 to 5 डिग्री है, आप 25 डिग्री पर उसको स्टोरेज कर रहे हो तो डिकम्पोज होगा। तो स्टोरेज कंडीशन पैकेजिंग मटेरियल्स पर भी डिपेंड करता है, साथ साथ डिपेंड करता है कि जो फॉर्मुलेशन में हम डोज का फॉर्मेशन करते हैं कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, और इसके अलावा जो जिस मटेरियल के साथ हम डोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, बाइंडिंग मटेरियल, उस पर भी डिपेंड करता है इम्प्यूटिव फॉर्मेशन। तो इम्प्यूटिव फॉर्मेशन के कुछ सोर्स हैं कैसे वो जनरेट हो सकता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन यानी क्लासिफिकेशन। तो 3 तरीके से होते हैं, इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी, ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी, इनऑर्गेनिक और रेजिडुअल सॉल्वेंट्स। जो ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी होती है, ये सिंथेटिक स्टेप्स, मल्टीपल सिंथेटिक स्टेप से हमारा रिएक्शन गुजरता है, मल्टीपल सिंथेटिक स्टेप से गुजरता है, साथ साथ स्टोरेज कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। तो अगर मल्टीपल सिंथेटिक स्टेप पर गुजरता है तो अगर आरओएस इसका प्रॉपर अगर नहीं सेट है, स्टोरेज इसका प्रॉपर नहीं है, तो डिकम्पोज होगा, बाई रिएक्शन साइड रिएक्शन हो सकता है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी, जो उसमें कैटलिस्ट यूज हो रहा है, इनऑर्गेनिक हैवी मेटल्स यूज हो रहा है, फिल्ट्रेट एड जैसे हाई फ्लो यूज हो रहा है, एक्टिवेटेड कार्बन यूज हो रहा है, सिलिका जेल यूज हो रहा है, एल्यूमिना यूज हो रहा है, तो इनका ये भी इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी में आते हैं। रेजिडुअल सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं अगर उनको प्रॉपर से ड्राई न किया जाए, उनको रिमूवल न किया जाए, तो भी नेचर को और कैरेक्टरिस्टिक्स को बदल सकते हैं, इसलिए हमें इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी की बात करें तो इसमें स्टार्टिंग मटेरियल, बाई प्रोडक्ट, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, इसके अलावा कायरल इम्प्यूरिटी, क्योंकि अब इसके बारे में हम समझेंगे कायरल इम्प्यूरिटी, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे इसको समझते हैं। जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है, आप कहोगे स्टार्टिंग मटेरियल से तो फिर रिएक्शन हुआ नहीं, तो फिर एक कैसे इम्प्यूरिटी की तरफ बिहेव कर सकता है। तो चूंकि इसका स्पेसिफिकेशन या सीओए हमारे पास आता है, उसमें लिखा होता है इसकी स्टोरेज कंडीशन, इसका हैंडलिंग, बाकी सारी चीजें, अगर उस तरीके से न किया जाए तो डिकम्पोज होकर हमारे लिए इम्प्यूरिटी जनरेट करता है। और दूसरा ये होता है कि हमारे जो रिएक्शन होते हैं वो मल्टीपल मल्टीपल सिंथेटिक स्टेप से, एमएसएस, मल्टीपल सिंथेटिक स्टेप से गुजरते हैं। तो इसके द्वारा भी स्टार्टिंग मटेरियल्स में अगर इम्प्यूरिटी है तो आगे साइड रिएक्शन करके दूसरे इम्प्यूरिटी बना सकते हैं। दूसरा होता है डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होते हैं, अगर प्रॉपर इनका सही तरीके से, ये 2 तरीके से, यदि हम सिंथेटिक स्टेप प्रॉपर नहीं है, सिंथेटिक स्टेप्स अगर कंडीशन है कि -68 ब्यूटाइल इथर, इन सब के रिएक्शन -68 से -70 डिग्री पर आपको रिएक्शन करना है, आपने इसको 0 डिग्री पर रिएक्शन आप करा रहे हो तो उसमें ढेर सारे डिग्रेडेशन प्रोडक्ट जनरेट होंगे। दूसरा डोज का फॉर्मेशन जो होता है, फॉर्मेशन डोज का होता है उसके द्वारा, स्टोरेज कंडीशन अगर प्रॉपर नहीं हो तो है उसके द्वारा डिग्रेडेशन प्रोडक्ट हमारे इम्प्योरिटी जनरेट होते हैं। बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, अब देखिए हमारे जो सिंथेटिक रिएक्शन सीधा ऐसा नहीं कि 100% यील्ड होता है, जो रिएक्शन होते हैं वो रिएक्शन आइसोमेराइजेशन से होकर गुजरते हैं। ऐसा हो सकता है प्रॉपर क्विंचिंग नहीं होती है तो ओवर रिएक्शन हो सकते हैं, डाइमेराइजेशन होते हैं, डाइमेराइजेशन स्टेप से होकर गुजरते हैं, ये साइड रिएक्शन से हो, ढेर सारे साइड रिएक्शन भी इसके होते हैं, साइक्लाइजेशन होता है, क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, रीअरेंजमेंट होते हैं। तो ये ढेर सारे रिएक्शन स्टेप से होकर गुजरते हैं।
इसमें क्या होता है, ढेर सारे स्टेप्स होकर गुजरते हैं, तो जरूरी स्वाभाविक है कि हमारे डिजायर रिएक्शन के अलावा ढेर सारे अलग रिएक्शन भी हो सकते हैं जो अलग प्रोडक्ट देंगे हमारे डिजायर प्रोडक्ट के अलावा। जो ये हमारे डिजायर प्रोडक्ट के अलावा और कुछ भी बनता है उसको हम बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। अब हमने बाई प्रोडक्ट को देखा, इसके अलावा एक इम्प्यूरिटी होती है इनेंशियोमेरिक इनेंशियोमेरिक इम्प्यूरिटी। ये क्या होती है? हमारी बॉडी जो होती है इनेंशियो स्पेसिफिक होती है। अब जैसे हमारी बॉडी में डी ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज में डी फॉर्म ग्लूकोज हमारे बॉडी के लिए ससेप्टेबल होता है, और एल फॉर्म फ्रक्टोज हमारे बॉडी के लिए ससेप्टेबल होता है। हम अगर एल फॉर्म ग्लूकोज लेंगे तो उसका हमारी बॉडी के लिए कोई रोल नहीं है, वैसे डी फॉर्म ग्लूकोज का भी हमारी बॉडी के लिए कोई रोल नहीं है। इस चीज को हमें समझना चाहिए। अब ऐसे ही अगर दो, मान लो इनेंशियोमेरिक प्रोडक्ट 1 इनेंशियोमेरिक प्रोडक्ट 2 बन रहा है, तो दोनों में से कोई एक जिसका हमारे बॉडी के लिए फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, उसका प्रोफाइल होगा ड्रग की तरह कोई एक बिहेव करेगा। लेकिन अगर जहां पर प्रोकाइनल सेंटर है वहां पर दो इनेंशियोमेरिक कंपाउंड बन रहे हैं, तो वहां पर स्वाभाविक दोनों बनेंगे, उनको कंट्रोल करना जरूरी है। जो हमारे बॉडी के लिए ससेप्टेबल है वो ड्रग की तरह बिहेव करेगा, बाकी दूसरा जो इसका एनेंशियोमेरिक काउंट इसका पार्टनर होगा वो इम्प्यूरिटी की तरह बिहेव करेगा। तो इसके लिए अब हम नेचर से तो सिंथेटिक प्रोसेस चुरा लिए, लेकिन नेचर की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वो इनेंशियो स्पेसिफिक रिएक्शन बनाता है, जबकि हम केमिकल सिंथेसिस से हम सेलेक्टिव इनेंशियोमेरिक सेलेक्टिव प्रोडक्ट बनाते हैं। हम अभी इसमें कॉपी नहीं कर पाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, एंजाइम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। इसलिए आपने ढेर सारे लेबोरेटरी के बारे में सुने होंगे कि वो एंजाइम कैटलिसिस पर काम कर रहे हैं। आगे आने वाला 4 से 5 साल के बाद एंजाइम कैटलिस्ट का बहुत जबरदस्त रोल होने वाला है, एक की फैक्टर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्ले करने वाले हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी के बारे में। ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी में हमने क्या समझा, क्या क्या होते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल, डिग्रेडेशन, प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, साइड रिएक्शन और इनएंशियोमेरिक प्रोडक्ट होते हैं। अगर हम अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी, इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी में इनऑर्गेनिक रिएजेंट आते हैं। आप इनऑर्गेनिक रिएजेंट सॉल्ट का यूज करते हो, लिगेंड्स यूज करते हो, कैटलिस्ट यूज करते हो, पैरेडियम कार्बन, ये सारी चीजें। हैवी मेटल्स का आप यूज करते हो। हैवी मेटल्स का अगर हम प्लांट लेवल पर अगर बात करें तो ये रिएक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। जैसे आप एसएस का रिएक्टर यूज करते हो, या तो आप जीएलआर का रिएक्टर यूज करते हो, ये भी आपके लिए हैवी मेटल्स इम्प्यूरिटी की तरह सोर्स होते हैं। इसके अलावा फिल्टर्ड एड का हम यूज जो करते हैं, फिल्टर्ड एड में हम हाई फ्लो यूज करते हैं। अगर पैरेडियम कार्बन या एक्टिवेटेड कार्बन तो इसका यूज करते हैं, सिलिका जेल यूज करते हैं, एल्यूमिना यूज करते हैं। ये सारी चीजें किस में आती हैं, ये सारी चीजें इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी में आती हैं। इनका पता हम ROI टेस्ट से पता करते हैं। इसमें ROI टेस्ट में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा एक सल्फर एश बनाया जाता है, जिसको लगभग 650 डिग्री पर मतलब हमारा जो इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी पता करने के लिए हम अपने कंपाउंड में सल्फ्यूरिक एसिड उसमें मिलाते हैं। उसके बाद 650 डिग्री 700 डिग्री तक उसको हीट करने के बाद अगर ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी जो होती है वो CO2 के फॉर्म में डिकम्पोज होकर चली जाती है, और जो इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी होती है वो सल्फर के फॉर्म में सल्फाइड कंपाउंड बनती है, सल्फेट कंपाउंड बनती है, उसके फॉर्म में रहता है। उसका वेट हम परसेंटेज वेट पता कर लेते हैं, और हम पता कर लेते हैं उसका ROI कितना है। इसके द्वारा हम इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी को पता लगा सकते हैं। अब दोस्तों इसको समझने के लिए रेजिडुअल सॉल्वेंट्स की कॉन्सेप्ट आता है। हम रेजिडुअल सॉल्वेंट्स को समझ लेते हैं। जो रेजिडुअल सॉल्वेंट्स होती हैं, तो सॉल्वेंट्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वह उसके फिजिकल पैरामीटर्स को, मींस उसके क्रिस्टल फॉर्म को, क्रिस्टल फॉर्म या पॉलीमॉर्फ को चेंज कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फ आप जानते हो, एक से अधिक क्रिस्टलाइन फॉर्म अगर कोई शो करता है तो उसको पॉलीमॉर्फ कहते हैं। तो स्पेसिफिक कोई एक पॉलीमॉर्फ जो होता है वही
मेटाबॉलिज्म के लिए ड्रग की तरह काम करता है, दूसरा फॉर्म जो होता है वो काम नहीं करता है। इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, रेजिडुअल सॉल्वेंट्स इसको कंट्रोल करता है। तो हम रेजिडुअल सॉल्वेंट्स के लिए सबके लिए लिमिट बनी हुई है, और आईसीएच की गाइडलाइंस के अनुसार जो सॉल्वेंट्स होते हैं इनकी कैटेगरी बनाई हुई है, 1 2 3, क्लास 1 2 3 4 बने हुए। ये अवॉइड किया जाता है, इसका यूज नहीं किया जा सकता, क्यों? इसमें CCl4 होते हैं, हाईली कार्सिनोजेनिक होते हैं, बेंजीन होती हैं, इन सब एक क्लास 1 में आते हैं। क्लास 2 के जो होते हैं लिमिटेड इनका यूज किया जा सकता है। क्लास 3 का इनका ये लेस टॉक्सिक होते हैं, इनका भी यूज किया जा सकता है। क्लास 4 का कोई भी टॉक्सिक अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए हैं। तो कोशिश की जाए क्लास 1 क्लास 2 का कम से कम, क्लास 1 का तो बिल्कुल यूज नहीं किया जाए, अवॉइड किया जाए क्लास 1 सॉल्वेंट का, क्लास 2 को लिमिटेड यूज किया जाए, और हम तो कोशिश करेंगे हमें चाहिए क्लास 4 या क्लास 3 का यूज करना चाहिए। इसके बारे में आप एक बार जरूर गूगल करके समझिएगा रेजिडुअल सॉल्वेंट, चूंकि इम्प्योरिटी का है इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अब हम आते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो आईसीएच के कौन कौन से गाइडलाइंस है जो इम्प्योरिटी की बात करते हैं? जनरली सब क्वालिटी की गाइडलाइंस 3 से शुरुआत करते हैं, लेकिन मुझे जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि इसकी शुरुआत होती है क्वालिटी की गाइडलाइंस Q1A से, जो रिवाइज फॉर्म में है। ये सबसे पहले बताते हैं कि स्टोरेज स्टेबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है। स्टेबिलिटी टेस्टिंग बताते न्यू ड्रग सब्सटेंस और प्रोडक्ट के लिए। क्वालिटी की Q1A जो रिवाइज है वो यहाँ से शुरुआत होती है। फिर आते हैं Q3, क्वालिटी की गाइडलाइंस Q3 से। Q3 में इसके है Q3A B C और D। ये जो बताती है ये इम्प्यूटेड ड्रग सब्सटेंस में, जो ड्रग सब्सटेंस में जो इम्प्यूरिटी होती है उसके बारे में। Q3B जो होती है ड्रग प्रोडक्ट के बारे में। Q3C जो होती है वो रेजिडुअल सॉल्वेंट्स के बारे में बताती है। और जो हैवी मेटल्स के बारे में वो Q3D गाइडलाइंस बताती है, हैवी मेटल्स या इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी के बारे में Q3D बताती है। इसके अलावा जो Q6 होता है, Q6A होता है, ये स्पेसिफिकेशन होती है। ये भी इम्प्यूरिटीज, ये भी बताती है कि उसका टेस्टिंग प्रोसीजर क्या है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, उसकी स्टोरेज कंडीशन, इन सारी चीजों को बताते हैं। तो आईसीएच की गाइडेंस के बारे में अगर हम समझे तो Q1A यानी स्टेबिलिटी टेस्टिंग, Q3 का A जो होता है ड्रग सब्सटेंस में इम्प्योरिटी यानी कि इम्प्योरिटीज इन ड्रग सब्सटेंस, Q3B जो होती है इम्प्योरिटीज इन ड्रग प्रोडक्ट, Q3C जो होती है रेजिडुअल सॉल्वेंट्स के बारे में, Q3D होती है हैवी मेटल्स या इनऑर्गेनिक एड्स के बारे में, फिल्टर्ड एड के कंट्रोलिंग के बारे में बताती है, आरओआई को बताती है। और QC क्वालिटी का 6A जो होती है ए स्पेसिफिकेशन के बारे में बताते हैं। 6A यानी कि उसकी टेस्टिंग प्रोसीजर क्या है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, न्यू ड्रग सब्सटेंस और न्यू ड्रग प्रोडक्ट क्या है, इन सबको बताती है। और एक चीज हमें समझना होगा कि हम ग्रीन केमिस्ट्री और एंजाइम कैटलिस्ट की तरफ हमें अब जाना चाहिए, हम जा रहे हैं, क्योंकि इम्प्यूरिटी को कंट्रोलिंग करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हम नेचर की तरफ जाएं, क्योंकि नेचर की गोद में ही हम शाश्वत बिना बीमारी रहित हो सकते हैं, साइड रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि बीमारी अगर मेटाबॉलिक प्रोसेस से हुआ है, बायोकेमिकल रिएक्शन से हुआ है, तो उसको केमिकल रिएक्शन के द्वारा उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, उसको बायोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा मेडिसिन बना के ही उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। आपने सुल्तान मूवी का वो डायलॉग सुना होगा ना, सुल्तान को केवल सुल्तान के तरीके से ही हराया जा सकता है। तो ठीक ऐसा ही है इसके साथ। तो दोस्तों ये रहा हमारा एपिसोड अबाउट इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। आपको कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा। आपको किसी टॉपिक पर एपिसोड चाहिए, वीडियो चाहिए, तो उसके बारे में आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।